Good morning, all of you. I hope you all are fine. So, today I have come with some polity MCQs. These MCQs will be helpful for you in any competitive exams, and especially we are preparing for DSSB PGT Political Science or TGT Social Science. So, let's start with question number 1. The Constitution has dash fundamental rights and dash fundamental duties. इसमें आपको बताना है fundamental rights कितने हैं हमारे. As you know that there are 6 fundamental rights and 11 fundamental duties. So answer would be this. और आपको इसमें ये भी पता होना चाहिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड की गई थी, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, लेकिन 11th फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड की गई. वो की गई है 86th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में लाया गया था, जिसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था. सो टोटल देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज राइट नाउ. कम्स इन आर्टिकल 51A एंड इन पार्ट 4A. सो ये आपको ध्यान रखना है. और इसके लिए कभी कभी आपसे कमेटी का नाम भी पूछ लिया जाता है कि ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमेटी. तो वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी, SSC. स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन में 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी. फंडामेंटल राइट्स तो आप सभी लोगों को पता ही हैं. 7 फंडामेंटल राइट्स थे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, बट 7th जो एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको लीगल राइट बना दिया गया था. एंड नाउ देर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स. So we move to our second question, that is question number 2. Abolition of untouchability is included in which of the following fundamental rights? तो आपको पता होना चाहिए इसका आर्टिकल डायरेक्ट आर्टिकल 17, जिसमें अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है. वी कैन चेक विद द ऑप्शंस. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में आता है, सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज इन आर्टिकल 23, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 में आता है, और फ्रीडम 19 to 24. सो आर्टिकल 17 आप देख सकते हो राइट टू इक्वलिटी के अंदर आएगा. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है, छुआछूत को अबॉलिश करना मीन्स सबको इक्वल ट्रीट करना है, तो ऑब्वियसली इट शुड कम अंडर राइट टू इक्वलिटी. सो we move to question number 3. Which of the following is not a fundamental duty mentioned in part 4 of the Constitution of India? So our first option is to value and preserve the rich heritage of a country's composite culture. हमारी fundamental duty है कि हमें अपने rich heritage को preserve करके रखना है. So this is right, but इसमें wrong option पूछा है. To safeguard public property and abjure violence, it is very much right. Public property को safeguard करना है. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है. टू पे टैक्सेस ऑन टाइम, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. टैक्सेस टाइम पर पे करना कोई भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. हालांकि फंडामेंटल ड्यूटी ये रिकमेंड की गई थी, बट इसको ऐड नहीं किया गया फंडामेंटल ड्यूटी में. सो आवर ऑप्शन विल बी फोर्थ, टू पे टैक्सेस ऑन टाइम. ये याद रखना है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पार्ट 4A में आती हैं, और दिया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, SSC. और ये 10 थी, मैंने बताया था. उसके बाद इनको 11 कर दिया गया था बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, और ये आर्टिकल 51A के अंदर आती हैं इन पार्ट 4A. तो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. आपको रिट दी हुई है और उनके मीनिंग बताने हैं, आपको मैच करना है. क्यो वारंटो मैंडमस हैबेस कॉर्पस और सर्टियोरेरी. सबसे पहले हैबेस कॉर्पस होती है. हैबेस कॉर्पस मीन्स टू यू मे हैव द बॉडी. सो सी का हमारा 1 का सी हो जाएगा, सी का 1, दैट मीन्स हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, और ये वाला, इन दोनों को हम काट सकते हैं. मैंडेमस मीन्स वी कमांड, हम कमांड देते हैं, तो ये कमांड हो गया. बी का 4 हो गया, तो आपका ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये आपका गलत हो गया. इसका मतलब आपका ये ठीक हो जाएगा. सर्टियोरेरी मीन्स बाय वॉट वारंट, नो सॉरी, टू बी सर्टिफाइड. सर्टियोरेरी में सर्टिफाइड होता है, और क्यू वारंटो में बाय वॉट वारंट. दिस विल बी राइट. तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज लीगल राइट. ओके, तो अगर हम देखें तो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन बड़ा है रिट को इशू करने में, सुप्रीम कोर्ट का छोटा है, बिकॉज इट कैन इशू रिट ओनली इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सबसे पहले जो रिट हमारी वो होती है हैबेस कॉर्पस. हैबेस कॉर्पस में क्या होता है, यू मे हैव द बॉडी. इसमें ये रिट इशू की जाती है कि जिस पर्सन को फिजिकली डिटेन किया गया है
उसको फिजिकली प्रेजेंट किया जाए कोर्ट के सामने, और अगर उसके खिलाफ कुछ लीगल एविडेंसेस नहीं मिलते हैं तो उसको फ्री किया जाएगा। तो ये जो रिट है ये हम स्टेट के अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी इश्यू कर सकते हैं, जैसे पुलिस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी इसको इश्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। देन इज सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी मीन्स टू बी सर्टिफाइड। सर्टिफाइड इन द सेंस कि ये जो सर्टियोरेरी रिट है इसको इश्यू किया जाता है हायर कोर्ट के थ्रू। हायर कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को करेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है क्वैश, किसी ऑर्डर को क्वैश करने के लिए, जो कि लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी पास कर दिया है। ओके, दिस इज क्वो वारंटो। क्वो वारंटो को हमने देखा था बाय व्हाट वारंट। जो रिट है ये इश्यू करेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर इस रिट को इश्यू करता है क्वो वारंटो को, वो किसी भी पर्सन को या किसी अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि तुम इस पब्लिक ऑफिस जो तुम होल्ड कर रहे हो, पब्लिक ऑफिस, तुम इसके लिए एंटाइटल्ड नहीं हो, तो तुम इस ऑफिस की पोस्ट पर नहीं बैठ सकते हो। ये रिट जो है ये उस कंसर्न पर्सन को अथॉरिटी देगा, बोलेगा कि कि एक्सप्लेन करो, तुम कोर्ट को एक्सप्लेन करो कि तुम किस अथॉरिटी से ये ऑफिस को होल्ड कर रहे हो। ओके, एंड मैंडेमस में क्या होता है, मैंडेमस में कमांड दी जाती है, वी कमांड। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कमांड दे सकते हैं किसी इन्फीरियर, किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को कमांड दे सकते हैं, किसी ट्रिब्यूनल को कमांड दे सकते हैं कि तुम अपनी ड्यूटी को करो, अच्छे से करो, जो भी ड्यूटी है तुम उसको नहीं कर रहे हो, तुम्हें वो करनी है, तो वी कमांड यू टू डू अ ड्यूटी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये रिट 5 रिट्स होती हैं। एक और रिट है प्रोहिबिशन, जो कि इसमें नहीं दी गई है। प्रोहिबिशन में क्या होता है, टू प्रोहिबिट, टू स्टॉप। वी मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज सो बिग। इसको क्या बोला जाता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट जो हुआ 1976 में हुआ था, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हमारी, जो उस टाइम इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इस अमेंडमेंट को किया था। कि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस 42nd अमेंडमेंट से, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसी अमेंडमेंट के थ्रू आई हैं। और इसमें इवन जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसने अटेम्प्ट किया था कि वो कैसे सुप्रीम कोर्ट की पावर और हाई कोर्ट की पावर को कम कर सकती है। और जैसे आप प्रीएम्बल के अंदर कुछ टर्म्स देखते हो, सोशलिस्ट टर्म भी इसी से ऐड किया गया है। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं, वो भी इसी अमेंडमेंट से एक्ट से ऐड किया गया है। और इंटीग्रिटी की जो हम बात करते हैं, वो भी, ये तीनों वर्ड्स इसी अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं। होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड दिस 5 क्वेश्चंस एंड you are liking the explanation. Try to forget your score in the comment box, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you.